जब आप किसी के साथ एक लंबा वक्त गुजारते हैं तो उससे लगाव हो जाना लाजमी है। ऐसा ही कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है, जहां काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, जो कभी कभी विवाह तक भी पहुंचती हैं। लेकिन अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जब दोनों का मतलब निकल जाता है तो वो अपनी अपनी राहों में आगे बढ़ जाते हैं। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम बॉलीवुड फिल्मों के ऐसे ही अभिनेता अभिनेत्रियों की प्रेम कहानियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और के मिलने बिछड़ने के असली कारणों पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं शोमैन राज कपूर और नरगिस जी से। हिंदी फिल्मों के सबसे रोमांटिक जोड़ियों में शुमार होने वाली इस जोड़ी की प्रेम कहानी जितनी रोमानी है, अंत उतना ही दर्दनाक। अपने प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स की पहली फिल्म आग के लिए जब राज कपूर नरगिस को साइन करने उनके घर गए, तभी वो सुंदरता की अप्रतिम छवि नरगिस जी को अपना दिल दे बैठे। राज कपूर उस समय महज 22 वर्ष के थे, लेकिन उनकी शादी हो चुकी थी। फिल्म आग की शूटिंग खत्म होते होते राज कपूर की बतौर निर्देशक और अभिनेता जो काबिलियत नरगिस जी ने देखी, वो काफी था अपना दिल हारने के लिए। इसके बाद राज कपूर की आगामी फिल्मों मसलन बरसात, आवारा, आहा, श्री 420 आदि में भी दोनों ने साथ काम किया और दिन प्रतिदिन दोनों का प्रेम और प्रगाढ़ होता चला गया। फिल्म आवारा की सोवियत रूस में बेशुमार लोकप्रियता के बाद वहाँ राज कपूर और नरगिस को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। कहते हैं कि दोनों कलाकारों की आत्मीयता को देखते हुए बहुत से रशियन सिने प्रेमियों ने इन्हें वास्तविक पति पत्नी समझ लिया था। खैर, वो भी वक्त आया जब नरगिस ने राज कपूर से शादी के लिए कहा और उनकी दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार हो गयी। लेकिन राज कपूर ठिठक गए। वो अपनी पत्नी और बच्चों को इतना बड़ा आघात देने के लिए तैयार नहीं हुए। इस तरह से दोनों के बीच के 7 साल का यह प्रेम एक झटके के साथ ही खत्म हो गया। कहते हैं कि दोनों इस वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे। जहाँ राज कपूर ने खुद को शराब में डुबो लिया, वहीं नरगिस के दिल में बार बार आत्महत्या का ख्याल आता था। इन्हीं दिनों फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने नरगिस को जलने से बचाया और इस प्रयास में खुद बुरी तरह झुलस गए। नरगिस, जिनका हृदय राज कपूर के बिछड़ने के बाद बिल्कुल उदास हो गया था, उस पर अब सुनील दत्त ने जगह बना ली और आगे चलकर दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए। इधर राज कपूर ने भी कुछ समय बाद खुद को सामान्य किया और अपनी अगली फिल्म संगम के निर्माण में जुट गए। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते एक बार फिर से राज कपूर के अफेयर की खबरों ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। इस बार उनका नाम जुड़ा संगम फिल्म की नायिका वैजयंती माला जी के साथ। हद तो तब हो गई जब हर तरफ यह चर्चा आम हो गया कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली है। इधर यह खबर जैसे ही राज कपूर की पत्नी के पास पहुंची, वो आग बबूला हो उठी और अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ दी। उन दिनों को याद करते हुए ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि माँ पिताजी से नाराज होकर हम सभी बच्चों के साथ मरीन ड्राइव पर स्थित होटल नटराज में रहने चली गई थी, जहाँ हम लोग 2 महीने रुके, जिसके बाद हम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए जिसे पिताजी ने हम लोगों के लिए ही खरीदा था। खैर, राज कपूर और वैजयंती माला के इस कथित प्रेम संबंध और गुपचुप शादी की खबरों में तब नरमी आई जब खुद वैजयंती माला ने बताया कि ये सब कुछ फिल्म संगम के प्रचार प्रसार के लिए किया गया महज एक पब्लिसिटी स्टंट था। पर यहाँ सवाल यह उठता है कि राज कपूर ने ऐसी पब्लिसिटी स्टंट को क्यों मंजूरी दी जो खुद उनके पारिवारिक जीवन को ही नष्ट करने पर तुल गया। बहरहाल, राज कपूर के अफेयर की खबरों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। उनका नाम अपनी आगामी फिल्मों मसलन मेरा नाम जोकर की अभिनेत्री पद्मिनी और सत्यम शिवम सुंदरम की अभिनेत्री जीनत अमान के साथ भी जुड़ा। जीनत अमान, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में लाने का दावा करने वाले देव आनंद ने कभी अपना माना था, और जब वो देव आनंद को छोड़कर राज कपूर के सानिध्य में चली गई तो देव आनंद मन महसूस कर रह गए। वर्षों बाद एक इंटरव्यू में जीनत अमान पर बात करते हुए देव आनंद साहब ने कहा था कि जीनत ने मेरा दिल तोड़ा और बिना मुझसे पूछे उसने राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम साइन कर ली। बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मैंने उसे अपने रास्ते पर जाने दिया। खैर, ये पहला मौका नहीं था जब देव आनंद का दिल टूटा। इससे पहले भी वो कुछ फिल्मी हसीनाओं के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे। इस कड़ी में पहला नाम आता है अभिनेत्री सुरैया का, जिसको देव आनंद दिलो जान से चाहते थे। उस समय सुरैया एक चोटी की अभिनेत्री थी और देव आनंद महज एक स्ट्रगलर। लेकिन इस बाकी नौजवान पर दिल हारने से सुरैया खुद को नहीं रोक सकी। आप देव आनंद के प्रति सुरैया की आसक्ति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सुरैया इनकी तुलना उन दिनों के सबसे बड़े हॉलीवुड स्टार ग्रेगोरी पेक से करती थी। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। नतीजन देव आनंद ने सुरैया को एक रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज किया। देव आनंद अपने एक इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि सुरैया और उनकी माँ इस शादी के लिए तैयार थी, लेकिन इस प्रेम कहानी की खलनायिका बनी सुरैया की नानी, जिन्होंने देव आनंद की दी हुई रिंग सुरैया के हाथों ही समंदर में फिकवा दी। इस घटना से देव आनंद बुरी तरह टूट गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का
फैसला किया और साल 1954 में अपनी फिल्म टैक्सी ड्राइवर की नायिका कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। हालांकि आगे आने वाले सालों में देव आनंद का नाम अपनी अन्य को स्टार्स मसलन वहीदा रहमान और जीनत अमान के साथ भी जुड़ा, लेकिन इन प्रेम संबंधों में उतनी तपिश और दीवानगी नहीं थी जितना कि देव आनंद ने सुरैया को लेकर महसूस किया था। खैर, जब जिक्र राज कपूर और देव आनंद का हो और दिलीप कुमार की बात न की जाए ये तो गलत है। दिलीप कुमार ने भी प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, लेकिन देव आनंद की तरह वो भी प्यार में असफल रहे। दिलीप कुमार अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि उनका दिल पहली बार साल 1948 में आई फिल्म शहीद के सेट पर अपनी को-स्टार कामिनी कौशल जी के लिए धड़का था। कामिनी भी दिलीप कुमार को पसंद करती थी, लेकिन इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कामिनी कौशल पहले से ही शादीशुदा थी, जिसके पीछे भी एक बड़ी ही मार्मिक कहानी थी। दरअसल कामिनी की बड़ी बहन की दुखद मृत्यु के बाद कामिनी के परिवार वालों ने कामिनी को अपने जीजाजी की गृहस्थी को चलाने और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी और दोनों की शादी करवा दी। लेकिन कामिनी भी आखिर एक इंसान थी और जब वो दिलीप कुमार से मिली तो उनके प्यार में पड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। निर्माता निर्देशक पीएन अरोड़ा बताते हैं कि जब एक फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार कामिनी कौशल से मिलने गए तो वहाँ कामिनी के फौजी भाई ने दिलीप कुमार से इस संबंध को तोड़ने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो गोली मारने से भी नहीं हिचकेगा। खैर, इस प्रेम कहानी का भी अंत दुखद रहा, लेकिन कुछ ही वर्षों में दिलीप कुमार के जीवन में आई बला की खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, जिनसे दिलीप कुमार की पहली मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों 9 सालों तक एक दूसरे को डेट करते रहे और एक दूसरे को अंगूठियां भी पहनाई, लेकिन वर्षों तक एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला का यह रिश्ता आखिरकार मधुबाला के पिता अताउल्ला खान की वजह से खत्म हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि दिलीप कुमार और मधुबाला को निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर के लिए साइन किया, जिसकी शूटिंग इंदौर में होनी थी, पर इसके लिए मधुबाला के पिता अताउल्ला खान तैयार नहीं थे। उन्होंने बीआर चोपड़ा से कहा कि वो फिल्म की शूटिंग बम्बई में ही सेट लगाकर कर ले। वास्तव में अताउल्ला खान अपनी बेटी को नजर से दूर रखना नहीं चाहते थे। उधर मधुबाला फिल्म का साइनिंग अमाउंट ले चुकी थी, लेकिन अपने पिता के दबाव में आकर उन्होंने भी इंदौर जाने से मना कर दिया। इस पर नाराज बीआर चोपड़ा ने मधुबाला की जगह वैजंती माला को साइन कर लिया। जब अताउल्ला खान को ये पता चला तो उन्होंने कोर्ट में बीआर चोपड़ा के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया। इसके बाद बीआर चोपड़ा ने भी उल्टा मधुबाला और उनके पिता पर मानहानि का दावा ठोक दिया। इस घटना से दिलीप कुमार बेहद धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन कानूनी तौर पर उन्होंने बीआर चोपड़ा का साथ दिया और मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। इस तरह से महज एक फैसले के कारण इन दोनों का रिश्ता मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। खैर, जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद साल 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और इसके 6 सालों बाद 1966 में दिलीप कुमार ने भी खुद से 22 वर्ष छोटी अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि दिलीप कुमार के जीवन में अभी एक और महिला आनी बाकी थी। इस महिला का नाम था अस्मा रहमान, जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी। यहाँ यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि अस्मा पहले से ही न केवल शादीशुदा थी बल्कि 3 बच्चों की माँ भी थी। दिलीप कुमार और अस्मा की मुलाकात एक क्रिकेट मैच के दौरान हैदराबाद में हुई और साल 1981 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन कुछ ही समय बाद दिलीप कुमार को जब सारी सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और साल 1983 में उन्होंने अस्मा को तलाक दे दिया। बहरहाल, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं धर्मेंद्र, जितेंद्र और संजीव कुमार की। इन दोनों का ही दिल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आया था, लेकिन अंत में बाजी मारी थी धर्मेंद्र ने, जो कि पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी की इस कहानी पर हमने पहले भी कई वीडियोज में विस्तार से बात किया है, अतः वीडियो की लंबाई को कम करते हुए यहाँ हम जिक्र करना चाहेंगे राजेश खन्ना और उनके प्रेम कहानियों की, जिनमें ईर्ष्या, जलन और धोखा कूट कूट कर भरा हुआ है। राजेश खन्ना के जीवन में जिस पहली अभिनेत्री का आगमन हुआ उनका नाम था अंजू महेंद्रू। अंजू और राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग साल 1966 से लेकर 1972 तक चला। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त भी गुजारा, लेकिन आगे चलकर दोनों की सोच में काफी भिन्नता आने लगी। राजेश खन्ना की माँ चाहती थी कि दोनों शादी कर लें, लेकिन अंजू को अपना कैरियर बनाना था। इधर आराधना फिल्म के बाद बैक टू बैक हिट्स देकर राजेश खन्ना स्टार से सुपरस्टार बन गए। इसी दौरान अंजू का नाम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ जुड़ने लगा, जो कि राजेश खन्ना को बिल्कुल नागवार गुजरा और अंततः साल 1972 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद राजेश खन्ना ने अगले ही साल अपने से 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली, जिनकी पहली फिल्म बॉबी अभी रिलीज भी नहीं हुई थी। कहते हैं कि राजेश खन्ना ने अपनी पूर्व प्रेमिका अंजू महेंद्रू को जलाने के लिए अपने बारात का रूट डाइवर्ट करवा के अंजू के घर के आगे
जगह से निकाला था। खैर, राजेश खन्ना की जिंदगी से जानने के बाद अंजू को गैरी सोबर्स का भी साथ नहीं मिला और इसके बाद उनकी जिंदगी में एक और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर इम्तियाज अली आए, जिनके साथ इनका रिलेशनशिप साल 1972 से लेकर 1979 तक चला, लेकिन यह भी शादी में तब्दील नहीं हो पाया। खैर, राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया के साथ जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और उन्हें उम्मीद थी कि उनका जीवन अब सुगमता से चलेगा, लेकिन विडम्बना देखिए कि शादी के बाद राजेश खन्ना के कैरियर में साल दर साल गिरावट आता चला गया और धीरे धीरे वो चिड़चिड़े भी होते चले गए। इसका प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ा, जिसका सबसे बड़ा कारण था दोनों के बीच का वैचारिक मतभेद। ये मतभेद इतना बढ़ा कि अंत में डिम्पल अपने दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। इधर राजेश खन्ना की फिल्में भले ही अच्छा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनका स्टारडम अभी भी कम नहीं हुआ था। इसी क्रम में 80 के दशक के पूर्वार्ध में उनके जीवन में एक नई अभिनेत्री टीना मुनीम का आगमन हुआ। टीना राजेश खन्ना से उम्र में 15 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी दोनों का प्रेम प्रसंग चल निकला, क्योंकि टीना हर लड़की की तरह न केवल राजेश खन्ना की प्रशंसक थी, बल्कि साल 1983 में दोनों की फिल्म सौतन ने कमाल का बिजनेस किया था। टीना राजेश खन्ना के प्यार में कुछ यूँ गाफिल हुई कि वो राजेश खन्ना के साथ उनके बंगले में ही आकर रहने लगी। यह प्रेम प्रसंग अगले कुछ समय तक पूरे शबाब पर रहा, लेकिन जल्द ही टीना ने राजेश खन्ना पर डिम्पल को तलाक देकर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। राजेश हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाते, लेकिन एक समय के बाद टीना ने सख्ती करनी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में विवाद बढ़ने लगा, जिसने अंत में ब्रेकअप का रूप ले लिया। राजेश खन्ना की जिंदगी से अब सब कुछ जा चुका था। अब न तो वो बड़े स्टार रहे, न ही उनके जीवन में किसी का साथ ही रहा। इस दौरान साल 1988 में एक बार फिर से राजेश खन्ना को अपने जीवन में एक उम्मीद की किरण नजर आई, अंजू महेंद्रू के रूप में। अंजू राजेश खन्ना की बदहाली नहीं देख पाई, इसलिए उन्हें सहारा देने के लिए वो राजेश खन्ना के पास वापस लौट आई और दोनों का यह साथ राजेश खन्ना की मृत्यु तक रहा। खैर, अब चलते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके लव लाइफ की तरफ। अमिताभ जिस प्रकार पर्दे पर बेहद बोल्ड और बेबाक नजर आते हैं, निजी जीवन में ठीक इसके विपरीत वो बेहद सौम्य और अंतर्मुखी स्वभाव के हैं। अमिताभ की विस्तृत जीवनी लिखने वाले सौम्य बंदोपाध्याय बताते हैं कि फिल्मों में आने से पहले जब अमिताभ कलकत्ता में काम किया करते थे, उस वक्त इनके कुछ एक प्रेम संबंध रहे, पर उनके बारे में जब सौम्य ने अमिताभ बच्चन से पूछा तो अमिताभ हंसते हंसते यह कहकर टाल गए कि वो गुजरे जमाने की बातें हैं, अब उनके बारे में बात करना उचित नहीं होगा। खैर, अमिताभ जब फिल्मों में आए तो उनके जीवन में आई अभिनेत्री जया भादुड़ी, जिन्होंने बुरे वक्त में अमिताभ की काफी मदद की। आगे चलकर ये दोस्ती कब प्रेम में बदल गया, दोनों ही इससे अनजान थे और अंततः साल 1973 में फिल्म जंजीर की बेशुमार सफलता के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि इसके बाद भी अमिताभ के साथ कुछ एक अभिनेत्रियों के नाम अवश्य जुड़े, मसलन रेखा, परवीन बाबी, जीनत अमान आदि। रेखा के साथ अमिताभ का प्रेम संबंध बेहद विवादित रहा और उस दौर की मीडिया ने इस पर खूब गॉसिप्स लिखे, लेकिन फिर भी दोनों ने इस पर चुप्पी साधे ही रखी। रेखा जो अपनी शुरुआती फिल्मों में उतनी आकर्षक नहीं लगती थी, वो अमिताभ के सानिध्य में रहकर और निखर गयी। उनके रहन सहन, वेशभूषा और बोलचाल में काफी बदलाव हो गया, जिसमें अमिताभ का बहुत बड़ा योगदान था। बहरहाल, ये रिश्ता कैसे खत्म हुआ, इसकी बहुत अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सभी किस्सों में एक बात कॉमन है कि अमिताभ ने या तो रिश्ता तोड़ने की पहल की या उनकी आदतों के कारण ही ये रिश्ता खत्म हुआ। कहते हैं कि फिल्म लावारिस की शूटिंग के दौरान अमिताभ एक डांसर की तरफ आकर्षित हो गए और जब ये बात रेखा को पता चली तो वो गुस्से से तिलमिला गई। उन्होंने फिल्म के सेट पर जाकर अमिताभ से इस बारे में पूछा। अमिताभ ने पहले तो ये बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रेखा नहीं मानी तो अमिताभ गुस्सा हो गए और कहा जाता है कि उन्होंने रेखा को एक थप्पड़ तक जड़ दिया था। इस बात से रेखा इतनी आहत हुई कि उन्होंने अमिताभ द्वारा दी गई दोनों अंगूठियां उन्हें वापस कर दी। खैर, इस रिश्ते का अंत फिल्म सिलसिला के साथ हो गया, जिसमें अमिताभ, रेखा और जया बच्चन अपने खुद के ही किरदार निभाते नजर आए थे। इस पूरी फिल्म के दौरान सेट पर इतनी तनातनी रहती थी कि मानो अभी तीनों में से कोई एक लड़ पड़ेगा और इस फिल्म की तरह ही अमिताभ ने आखिर में अपनी प्रेमिका को छोड़कर अपनी पत्नी के पास जाने का फैसला किया और रेखा, जो एक समय पर अमिताभ के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाकर रहती थी, उनको अपनी माँ की तरह ही एक शादीशुदा आदमी के साथ प्यार में पड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर, बात करें परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन के रिश्ते की तो परवीन बाबी की जीवनी में एक किस्सा मिलता है कि जिस समय वो अमिताभ के साथ फिल्म खुद्दार और देश प्रेमी की शूटिंग कर रही थी तो वो अमिताभ के प्रति दीवानी हो गई थी। जब परवीन बाबी की दोस्त ज्योत्सना उनसे मिलने देश प्रेमी के सेट पर गई तो परवीन बाबी ने उनसे कहा कि अमिताभ के किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। यही नहीं, वो बार बार शूटिंग के दौरान ज्योत्सना से पूछती रहती कि क्या अमिताभ उनकी तरफ देख रहे हैं, वो किससे बातें कर रहे हैं, क्या वो मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। वो अमिताभ के साथ काम करने के लिए इतनी उत्सुक
कहती कि घर पर भी रिहर्सल करती ताकि उनके सामने फजीहत न हो। वहीं कुछ और लोगों का ये भी मानना है कि परवीन बाबी को जब फिल्म सिलसिला से हटाकर रेखा को साइन कर लिया गया तो परवीन बाबी को लगने लगा कि अगर अमिताभ की फिल्म हाथ से निकल गई तो उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये डर उनके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गया। साल 1983 में परवीन बाबी अमिताभ बच्चन के साथ एक शो करने लंदन गई थी और उन्हें लगा था कि यहाँ उन्हें अमिताभ के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए मिलेगा, पर अमिताभ का ध्यान उन पर कम ही रहा। इस पूरे इवेंट में क्या हुआ ये आज तक साफ नहीं है, लेकिन वहाँ से आने के बाद परवीन बाबी को जो दौरे पड़ने शुरू हुए वो आजीवन उनके साथ रहे। उन्होंने एक के बाद एक अमिताभ पर इल्जाम लगाए कि अमिताभ ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। पहले तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों और करीबी लोगों को यह कहकर खुद से अलग कर लिया कि वो सभी अमिताभ बच्चन के एजेंट हैं और उनके खिलाफ जासूसी कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमिताभ ने उन्हें किडनैप करा के एक सुनसान जगह पर रखकर प्रताड़ित किया। उन दिनों इन खबरों ने खूब सनसनी मचाई थी। 1989 में जब परवीन बाबी का एक इंटरव्यू बाहर आया तो सबने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए। बातें उड़ने लगी कि अमिताभ और परवीन बाबी के बीच अफेयर चल रहा था, लेकिन अमिताभ परवीन बाबी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे और उन्होंने परवीन को बीच राह में ही छोड़ दिया, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बाद के सालों में परवीन बाबी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अमिताभ बच्चन, महेश भट्ट, डैनी डेंगजोंगपा, संजय दत्त जैसे तमाम कलाकारों के खिलाफ एक शपथ पत्र दायर किया और उन्हें कोर्ट में घसीट लिया। हालांकि वो ये केस हार गए और उन्हें शिजोफ्रेनिया से ग्रसित बताया गया, जिसके बाद साल 2005 में उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। बहरहाल बात करें अमिताभ और जीनत अमान के रिश्ते की तो उन दिनों इनके बारे में थोड़ी बहुत गॉसिप्स तो हुई, लेकिन इसके कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिलते। इन गॉसिप्स का अंत तब जल्दी ही हो गया जब जीनत अमान ने संजय खान से साल 1978 में शादी कर ली। खैर इनके अलावा भी बॉलीवुड फिल्मों के ऐसे कई नायक नायिका रहे जिनके आपस में प्रेम संबंध की गॉसिप्स आती रही। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी, सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार और रवीना टंडन, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर, ऋतिक रोशन और कंगना रनौत आदि। इनकी प्रेम कहानियों पर अगर विस्तार से बात की जाए तो एक पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, अतः वीडियो की लंबाई को देखते हुए इसे हम यहीं रोकने की इजाजत चाहेंगे। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो और फिल्मों से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज देखने का शौक रखते हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।